परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मंच पर उपस्थित और आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रवीण कपिल जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, हरदोई से आए हमारे साथी लाल बिहारी बौद्ध जी, संजय खटाना जी और सभा में उपस्थित सभी मूल निवासी भाइयों और बहनों, आज जो हम बाबा साहब अम्बेडकर के 60वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस सेमिनार को आयोजित किया गया, उसमें हम उपस्थित हुए हैं। 60वां परिनिर्वाण दिवस तो 2 दिन बाद 6 तारीख को है, लेकिन हमेशा एक हफ्ता पहले शुरू हो जाता है आयोजन और महीने भर तक चलता रहता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को था और आपने देखा कि पिछले 1 साल से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत जोरदार तरीके से मनाया गया और आज भी मनाया जा रहा है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में भी मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन उन लोगों ने भी मनाया जिनके विरोध में, जिनकी सत्ता को निस्तानाबूद करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर संघर्ष करते रहे। मतलब जिनको बाबा साहब ने अपना दुश्मन माना, वो भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाता है, बाबा साहब को याद करता है। और देखा जाए तो पिछले 1 साल में बाबा साहब के ऊपर जितने काम हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। अभी बॉम्बे में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल है, उसको अभी 3 दिन पहले तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब को चाहने वाले अब इतने बढ़ गए हैं कि अब बाबा साहब का मिशन रुकेगा नहीं, आगे बढ़कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचकर रहेगा। लेकिन वही हम जब साथ में जो हम देखते हैं वर्तमान समय में जो जाति और सामाजिक और धार्मिक उन्माद का वातावरण है, जो जाति और सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, और उसमें जब हम अम्बेडकरवादी आंदोलन को पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि बाबा साहब का इतना सम्मान दिया जा रहा, फिर उनके विचारों पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। एक तरफ रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या का मामला आता है, उसके बारे में देर से विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं, आप सबको मालूम है। ऊना में 5 दलितों को जिस प्रकार से सरेआम बेइज्जत किया गया, मद्रास आईआईटी में जिस प्रकार अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल पर बैन लगाया गया, अखलाक की गौमांस के संदेह पर जबरदस्ती पैदा की हुई संदेह के आधार पर उसकी हत्या की गई, और हिंदू और दलित और मुसलमानों को जगह जगह जिस प्रकार गौ हत्या के नाम पर गौ के मांस के संदेह को बताकर उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उन सब से ये शक होता है कि एक तरफ बाबा साहब का सम्मान और दूसरी ओर बाबा साहब के विचारों का कि एकदम विरोधी बातें करना, ये क्या दर्शाता है? कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आखिर बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को इस जगह तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसे आगे ना बढ़ा पाओ तो इसे पीछे भी मत जाने देना। प्रश्न यह है कि आज बाबा साहब को गुजरे हुए हमसे 60 वर्ष हो गए हैं, होने वाले हैं, 6 तारीख को 60 वर्ष हो जाएंगे। क्या इतने वर्षों में बाबा साहब के आंदोलन को
हम ऐसी जगह ला पाए हैं कि हम संतोष के साथ कह सकें कि हाँ, हम बाबा साहब के आंदोलन को एक सही जगह ले आए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उस आंदोलन को और आगे ले जा पाएगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो हमसे उम्मीदें रखी थी, हम उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और आगे की लड़ाई हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कर लेगी? अगर ऐसा सोचते हैं तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। हम आज भी बाबा साहब के संघर्ष को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। वो बाबा साहब का आंदोलन खत्म ना हो जाए, हम उसी में ही अभी तक लगे हुए हैं। और इसका कारण, इसी का ये कारण है, जैसा कि अभी हमारी बहन विद्या गौतम जी ने भी बोला, बहुत सारी चीजें, और ये इसी का कारण है कि आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में वो आसीन हैं जिनके विरुद्ध बाबा साहब जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, जिनकी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का बाबा साहब ने पढ़ लिया था, आज वो आपके कंधों पर बैठ के सवार है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि अगर इस जगह पर पहुंच पाए हैं तो उसके लिए दूसरे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप और हम जिम्मेदार हैं। दलित, ओबीसी और मुस्लिम जिम्मेदार है। अगर वो इस जगह पहुंचे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, मनुस्मृति पर आधारित नया संविधान लाने की सपना देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समाप्त करके, तो उसके लिए जिम्मेदार आप और हम हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। वो 15% लोग नहीं है, बल्कि इस देश का 85% SC, ST, OBC और मुस्लिम और माइनॉरिटी वो जिम्मेदार है कि उनको इस जगह पर आपने पहुंचाया कि वो आज बाबा साहब के संविधान की समीक्षा की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्योंकि सत्ता में तो जो लोग आते हैं तो वोट से आते हैं। अगर आप 85% हैं तो आप सोचिए कि अगर बाबा साहब के विचारों की विरोधी व्यवस्था आज फिर से मजबूत हो गई है तो वो किसके वोटों की वजह से मजबूत हो गई है? आपकी वजह से मजबूत हो गई है। आज शिक्षा का भगवान करने का प्रयास किया जा रहा है, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग हो रही है और ऐसी ऐसी बातें हो रही है, पूरे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सुरेश कठेरिया ने आपको बताया मूल निवासी के बारे में, आर्य इस देश में आए थे, लेकिन अब ये खोज की जा रही है, उसको इतिहास में पढ़ाने के को प्रयास किया जा रहा है कि साहब सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, आर्य बाहर से नहीं आए। मतलब आपने जो इतिहास पढ़ा है उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी जगह वो इतिहास रखा जा रहा है जो कि इस देश में फिर से मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सके। आज हम आप जानते हैं कि आर्य कहां से आए। अब आप सोचिए, जब इतिहास की किताबों में वो मामला खत्म हो जाएगा कि आर्यों का भारत आगमन, जो कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत में पहला चैप्टर होता है, वो जब खत्म हो जाएगा तो आज से 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सत्ता आर्यों की सत्ता थी, तो आर्य द्रविड़ संघर्ष जो कि हमको अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा देता है, जब वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? आज शिक्षा के भगवा के साथ पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है उसका भगवा कड़ किया जाए। रोहित वेमुला आज अगर जिंदा नहीं है तो वो इसीलिए जिंदा नहीं है, अगर वो नेता बनना चाहता और विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर लेता तो वो आज जिंदा होता। वो जय श्री राम कहने लगता तो आज जिंदा होता, लेकिन रोहित वेमुला ने जय श्री राम की जगह जय भीम कहने को प्राथमिकता दी, उसको चुना, जय भीम कहना पसंद किया, इसलिए वो आज हमारे बीच जिंदा नहीं। आप देखिए, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे JNU का मामला हो, हर जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और हर तरीके से उनको सहयोग मिल रहा है कि जिससे एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था में वो परिवर्तन लाया जाए कि आपके बच्चे वही पढ़ें जो पढ़ाना चाहते हैं,
और बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी लीडरशिप वही निकले, चाहे भले वो दलित की हो चाहे ओबीसी की हो, लेकिन वो लीडर वही निकले, नेतृत्व वही वहां से पैदा हो जो जय भीम के बजाय जय श्री राम कहने में अपने वो गौरवशाली महसूस करे। ऐसा नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था का भगवाड़ करके। आरक्षण व्यवस्था बाबा साहब ने आपको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो आरक्षण व्यवस्था को आपको दिया, संविधान में दिया, और वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकारों में उसका वर्णन है। शुरू में बहुत सारे जजमेंट आए, उन्होंने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आर्टिकल 16(1) में जो 16(4) में आपको रिजर्वेशन मिलता है और 15(4) में मिलता है, तो 15(1) और 16(1) में ही अपने आप ये बात समाहित है कि जो लोग शैक्षिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं उनको विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण विशेष प्रबंध किए जाएंगे, वही आरक्षण है। तो 16(4) अलग से नहीं है, 15(4) अलग से नहीं, वो आर्टिकल 15(1) और 15(4) और 16(1) की व्याख्या है। इसलिए आरक्षण मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी आर्थिक आधार की बात होती है, कभी क्रीमी लेयर की बात होती है, कभी पटेलों का आंदोलन उठा दिया जाता है, कभी जाटों का आंदोलन उठा दिया जाता है आरक्षण के लिए, तो कभी मराठों का आरक्षण आंदोलन उठा दिया जाता है। और हम कभी कभी हमारे लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, पटेल आरक्षण मांग रहे हैं ले लेने दो, जाट आरक्षण मांग रहे हैं उनको भी ले लेने दो, मराठा आरक्षण मांग रहे हैं उनको भी ले लेने दो, जबकि वो लोग आर्थिक आधार पर संपन्न वर्ग हैं, उनको आरक्षण जब संविधान के वर्तमान प्रावधानों के आधार पर नहीं मिल सकता। ये आरक्षण का जितना भी झगड़ा है वो हो इसीलिए रहा है कि आरक्षण के मसले को इतना विवादास्पद कर दो, इतना विवादास्पद कर दो कि ये जो जातियां आरक्षण मांग रही है ये कहें कि अगर हमें नहीं आरक्षण मिलेगा तो हम किसी को नहीं लेने देंगे। इस बात के लिए आंदोलन हो रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई, कितने साल हो गए लड़ते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हजारों लाखों लोगों की का डिमोशन हो गया, कुछ नहीं हुआ। जाटों का आरक्षण का आंदोलन चल रहा था हरियाणा में फरवरी में, तो हमारे एक साथी जो है, जो व्हाट्सएप पे रोज मुझे अक्सर मैसेज दिया करता था और सवर्ण जाति का था, वो भूल गए उस दिन मैसेज देते हुए। वो मैसेज जो कि उन्हें अपने साथियों को देना था वो मुझे भी दे गए, और उसमें उन्होंने लिखा आरक्षण आरक्षण आरक्षण, सबको आरक्षण चाहिए, सेना में भी आरक्षण दे दो, सबसे आगे जो है सूर्यकांत को खड़ा करो, उसके बाद पीछे ओबीसी खड़ा करो और फिर मुस्लिम खड़ा करो, तब पता चलेगा आरक्षण क्या होता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा है कि आरक्षण मिलिट्री में भी, आर्मी में भी जात के आधार पर पहले से, आप राजपूत रेजिमेंट देख लो, जाट रेजिमेंट देख लो, सिख रेजिमेंट देख लो, और वो आरक्षण इसलिए हुआ था कि एक जात का आदमी एक ही जात में, अपनी जात में ही कंफर्टेबल जीवन यापन कर सकता है। और ब्रिटिश टाइम में ये जब सोचा गया कि अगर विभिन्न जातियों को लोगों को एक ही रेजिमेंट में रखे जाए तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, तो बस बॉर्डर पर क्या से लड़ेंगे। इसीलिए जात के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए, और उसमें महार रेजिमेंट भी बना एससी लोगों का, सिखलाई रेजिमेंट भी है। और महार रेजिमेंट का मैंने उनसे कहा आप इतिहास उठा के देख लो, वो कभी भी बहादुरी में आपसे पीछे नहीं है। और महारों का लड़ाई का अगर इतिहास उठा के देख लो तो कोरेगांव की लड़ाई देख लो, जब उनके 500 सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को कहा, जब बुरी तरह काट के फेंक दिया था। और अगर आप कहते हो आरक्षण पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से लागू हो तो हम तैयार हैं, हम न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहते हैं और सेना में भी आरक्षण चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो हम अपने देश के लिए भी मरना जानते हैं, हम देश के लिए भी मरना जानते हैं। और जितने भी लोग मर रहे हैं, पिछले साल 2 साल से जितनी घटनाएं हो रही हैं आप उठा के देख लो, उसमें से 80-90% आपको एससी या ओबीसी मिलेंगे, कोई ऊपर का नहीं मिलेगा। क्योंकि सैनिक मरता है, सैनिक मरता है, अधिकारी नहीं मरता।
और सैनिक होता है तो वो हमारे और आपके समाज का ही होता है, दूसरे उन लोगों का नहीं होता जो कि आरक्षण, कहने का मतलब आरक्षण समर्थक समाज का होता है, आरक्षण विरोधियों का नहीं होता है। इसलिए जितने मर रहे वो आरक्षण समर्थक समाज के लोग लाइन सीमा पर भी मर रहे हैं। इसलिए हमें आरक्षण सेना में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मत सिखाओ। बाबा साहब अम्बेडकर सब हमेशा लड़ते रहे, जिस विचारधारा से, और वही विचारधारा आज सबसे अधिक सम्मान बाबा साहब को दे रही है। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है, क्या चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जब हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब अड़े हुए थे, जिसमें बाद में उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, उसमें बाबा साहब के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहे गए। कहीं कहा गया कि ये नया ऋषि पैदा हुआ है जो एक नया संविधान लिख रहा है, जो अपने को हिंदू नहीं कहता, हिंदुओं को कानून को बदलना चाहता है। बहुत तरीके से उनका अपमान किया गया। वही लोग आज उनको सम्मान दे रहे हैं। उनके जिस घर में रहकर लंदन में उन्होंने पढ़ाई करी, उस पढ़ाई को मेमोरियल खरीद के बना दिया गया। हर जगह उनको सम्मान दिया जा रहा है, पैसा भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उनका मकसद यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आप उनके साथ खड़े हो जाए। उनकी लड़ाई हिंदू राष्ट्र बनाने की है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको मुसलमान के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, सबको, सारे लोगों को धर्म के आधार पर इकट्ठा करना है। उसके लिए अगर डॉक्टर अंबेडकर को भी भगवान बनाना पड़े तो वो भगवान बनाने को तैयार हैं, लेकिन हिंदू, दलित और मुस्लिम को एक साथ नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि दलित और मुस्लिम एक साथ आ गया तो वही हिंदू राष्ट्र का सपना खत्म हो जाएगा। अभी एक चल रहा है नया चीज, समरसता। कहा जा रहा है कि समरसता जो है, समानता को जाए, वो समरसता आंदोलन चला रहे हैं, समरसता आंदोलन चला रहे हैं। ये आज नया नहीं है, आरएसएस ने बहुत पहले समरसता मंच बना रखा, लेकिन अभी उसको ज्यादा उन्होंने सक्रिय कर दिया, और हमारे बहुत से लोग उसमें फंस भी जाते हैं। कह रहे भाई क्या है यार, जाति जाति आपस में बस भाईचारा बना रहे तो धीमे धीमे सब खत्म हो जाएगा। मैं बरेली में एक प्रोग्राम था इसी मूल निवासी विचार मंच का, वहां हमारे एक साथी कहने लगे, ओबीसी थे, कुशवाहा समाज के, कि जाति इतनी खराब भी नहीं है। आज हम जाति की बात ज्यादा करने लगे, इसलिए खराब ज्यादा लगने लगी। बोले जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक हमारा साथी थे, हमारे पिता के दोस्त, वो ठाकुर थे, और उनका लड़का मेरा दोस्त था। हम दोनों लोग एक और गांव में एक और परिवार था, वो एससी था, उनके यहाँ जाते थे। उनकी वाइफ को हम मौसी कहते थे, लेकिन हम कभी उनके यहाँ कुछ चाय नहीं पीते थे, और वो भी हमें नहीं देती थी। एक दिन हमने कहा तो उनका नहीं, तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी पी ली। मैंने अपनी माँ को बताया तो बोले कि देखो किसी को बताना मत, वो एससी के यहाँ तुमने चाय पी ली, दलित के यहाँ। कल लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, पीता हूं। लेकिन उस समय जब हमारे यहाँ जातिवाद इतना ज्यादा था कि मैं एससी के यहाँ चाय नहीं पीता था, तब भी गांव में भाईचारा था। लेकिन आज जब गांव में चाय भी पीता हूं, लेकिन तब भी गांव में भाईचारा खत्म हो गया, क्योंकि सब लोग जाति की बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा, अपनी स्पीच में उनका जवाब दिया कि आज दलित महिला खाली मौसी और काकी कहलाने से संतुष्ट नहीं है। आज दलित महिला आपके हाथ की चाय पीने से संतुष्ट नहीं है, वो पूछना चाहती है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ में अंतर क्या है, तुम्हारी माँ और मेरी माँ में अंतर क्या है, क्या तुम खाली चाय पी के बस मुझको उपकृत कर दोगे? वो अपने अधिकार जानना चाहती है, और जब अधिकार जानना चाहते हैं हम लोग, तब अधिकार समाज में संघर्ष होता है, विध्वंस पैदा होता है। और अगर अपने अधिकारों को मांगने के लिए
अपने अधिकारों का संघर्ष छेड़ने के लिए समाज में अगर बार बार ऐसा तूफान लाना पड़े, जिसकी वजह से तो हम बार बार उस तूफान को लाने के लिए तैयार हैं जात के आधार पर, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, इतना हमारा मानना है। जाति बनाई इसीलिए गई थी किसी दूसरे को शोषण करने के लिए, लेकिन जाति दुधारी तलवार वो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको प्रूव किया और बाद में माननीय काशीराम जी ने इसको प्रूव किया कि जाति दुधारी तलवार है। जो जाति आज तक हमको काटती रही, हम चाहें तो उससे जो लोग काटते रहे हम उनको भी काट सकते हैं। बस उसके लिए शर्त यह है कि इस देश का SC OBC 85% समाज अल्पसंख्यक के समेत एक हो जाए, और आप देखिए जाति की तलवार जो 85% को काटती रही है वो 15% को काटेगी, आज ऑलरेडी काट रही है। साथियों, अधिकारी वर्ग की बात अभी विद्या गौतम जी भी कह रही थी। इस देश में शिक्षित लोग बहुत हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट, अधिकारी वगैरह होंगे, उस समाज का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो आज तो हमारे समाज में लाखों की संख्या में डॉक्टर हैं, लाखों की संख्या में इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, फिर भी आज हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने की स्थिति में नहीं पड़े हुए हैं। हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम अधिकारों को अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो पढ़ लिख गया वो अपनी बस सोचने लगा। गांव में रहता है, जब उसके रोज लात पड़ती है तब उसे डॉक्टर अम्बेडकर बहुत याद आते हैं और सोचता है कि जैसे वो कुछ बन गया, किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया तो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब वो किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो पहले तो अपना घर बनाने की सोचता है गांव में, फिर सोचता है कि अब शहर में भी मकान बना ले। पहले स्कूटर खरीदता है, फिर वो कार की सोचता है, कार सोचता कि और बड़ी वाली कार खरीद ले। जब वहां भी सम्मान मिल जाता है तो सोचता है कि यार ये तो सम्मान जो हमने घर बनाया था वो तो SC लोगों के बीच में बनाया था, और बाद में OBC रहते हैं, उनसे सम्मान मिलने से ही क्या फायदा, हम उनके बीच में भी सम्मान पाएं जहां पे क्रीमी लेयर समाज की रहती है, खासतौर पर जहां सबड़ लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके पूंजीपति लोग रहते हैं। फिर वो वहां पर जाता है, मकान बनवाता है, और वो सोचता है कि यहां पर तो सारे चारों ओर हमारे पास मिश्रा और सिंह और अग्रवाल रह रहे हैं, इन पे सम्मान कैसे पाएगा। तब फिर वो अम्बेडकर को भूल जाता है और दुर्गा जागरण करवाना शुरू करता है, भागवत कथा कहलवाना शुरू करता है। उस समय अम्बेडकर को भूल जाता है, कारों में चलता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, बंगलों में रहता है और दुर्गा जागरण और भागवत कथा कहलाता है। लेकिन जब नौकरी में डिमोशन हो जाता है तब उसे डॉक्टर अम्बेडकर फिर से याद आ जाते हैं। लखीमपुर में मोहंती में एक आरक्षण की मीटिंग थी, मुझे बुलाया गया था वहां पर। मैंने उसमें कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रमोशन में, रिजर्वेशन के लिए, इसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के लिए कभी सड़क पर उतरने की जहमत नहीं उठाई, हिम्मत नहीं उठाई। अगर अम्बेडकरवादी संगठन कभी उनसे 500-1000 रुपया लेना चला गया तब भी उसे शक की नजर से देखते थे कि कहां से मांगने आ गया। और अगर आप लोगों में से 25% लोगों ने भी जितनी ताकत आप आज लगा रहे हो आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन पाने के लिए, अगर उसकी 25% भी ताकत आपने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को मजबूत करने में लगा दी होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती जो आपके आरक्षण की ओर आंख उठा करते। तो ये मामला सिर्फ आरक्षण का नहीं है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला नहीं है, ये मामला बाबा साहब के आंदोलन को बचाए रखने का मामला है। आज आप देख रहे हैं मीडिया में आपका कोई नहीं है, रात दिन मीडिया वही दिखाता है, वो व्यवस्था के समर्थन में दिखाता है जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब ने इसीलिए एक अखबार भी निकालना शुरू किया था मूक नायक से। उन्हें मालूम था कि बिना मीडिया के हमारा आंदोलन नहीं चल सकता, लेकिन बाबा साहब की बात भी हमने मीडिया खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया। आज मीडिया में आप जितने चैनल देखो, अधिकांश
पे उन्हीं का कब्जा है। अब वो दिखाएंगे भाई, जब उनके मालिक वही लोग हैं, उनके मालिक वही लोग हैं, तो जो मालिक कहेगा वही तो दिखाएंगे, मालिक के हितों का ही वाली बात तो दिखाएंगे। आपके हमारे हितों की बात वो क्यों दिखाएंगे? तो मीडिया में आपका कुछ नहीं है, न्यायपालिका में आपका कुछ नहीं है, न्यायपालिका में रिजर्वेशन है नहीं। और जस्टिस भगवती ने ये कहा कि जज भी जो होते हैं वो किसी ना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, क्यों जो जज बन जाता है उसे भी मालूम होता है जब वो न्याय देने बैठता है तो उसकी जात उसके पास आ जाती है और इसलिए फैसला देने में उसका असर रहता है उसकी कास्ट का। और आप देखिए कितने जजमेंट हैं ऐसे जिसमें 9 जजों की बेंच ने, जैसे आप उदाहरण दीजिए इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, उसमें 9 जज की बेंच कहती है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, मतलब आर्थिक आधार पर नहीं लागू हो सकता। लेकिन नागराजन की बेंच 5 जजों की थी, वो कहती है कि प्रमोशन रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्या वो अभी भी पिछड़े हैं। जब पिछड़ापन आर्थिक आधार से कोई संबंध नहीं है, वो जात के आधार पे, और जात तो आपके मरने तक पीछा नहीं छोड़ेगी, मरने के बाद भी आपके पीछे लगी रहेगी। तो भाई अगर वो कोई आदमी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर बन गया और उसका इंजीनियर में प्रमोशन होना है, तो फिर आप उसका सामाजिक पिछड़ापन फिर से सुनिश्चित करने क्यों कह रहे हैं? और फिर आप होते कौन हो? आप 5 जज की बेंच है, 9 जज की बेंच ऑलरेडी कह चुकी कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। चलिए आप देखिए 5 जज की बेंच का फैसला यह है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी वो 9 जज की बेंच के खिलाफ। अब आप दूसरा और देखिए, 5 जज की बेंच कहती है कि ये 3 आधार हैं, इनके ऊपर आपने डाटा इकट्ठे कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद प्रमोशन रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट एक आया, उसमें उनका प्रमोशन रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, सुनील जी ने अपने मैगजीन में छपवाया था। आप सोचिए, कभी तो 9 जज की बेंच के खिलाफ 5 जज की बेंच फैसला देती है, और कभी 5 जज की बेंच जो फैसला दी तो उसकी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का जज जो है उसके खिलाफ फैसला देता है। तो न्यायपालिका को में तो आप है नहीं, और आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा, आप लड़ते रहेंगे। उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम एक साथ नहीं आए, एक साथ संघर्ष नहीं किए, अगर हम 85% आपस में बटे रहे तो कभी कुछ नहीं। राजनेताओं के द्वारा कुछ नहीं होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि फलानी पार्टी जो है सत्ता में आ जाए, हमारा फिर से प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल पास हो जाए। आप देख लीजिए, वहां पर कुछ सांसद भी थे और बहुत सारे शिक्षक वर्ग थे। एक रूलिंग पार्टी के भी सांसद थे। वहां सारे लोगों ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला उठा दिया। तो बिजनौर के सांसद थे और वो बार बार ये कहने लगे, जब भी प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला उठाया जाए, उनसे वो यही बोले, अरे क्या बात कर रहे हो यार, हो जाएगा धीमे धीमे। और आखिर उनके मुंह से निकला कि आप क्या चाहते हो कि तुरंत ही प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया जाए? अरे तो सरकार हमारी थोड़ी ना है, हम लोग हैं कितने संख्या में? संख्या में तो दूसरे लोग ज्यादा है, तो जैसे टाइम आएगा वैसे पास हो जाएगा। तब मुझे नहीं रहा गया। पहले तो मैं सोच रहा था यार नौकरी में होंगे, ऐसा ना सस्पेंड करवा दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं सुन सकता। मैं वहीं खड़ा हो गया, वो जाने लगे। मैंने कहा मेरी बात सुन के जाइए। मैंने कहा कि जजमेंट जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, उसमें वैसे बहुत खामियां थी, हम लोग वहां फेल हुए हैं, उसके खिलाफ पुनर्विचार आज का नहीं डाली। लेकिन आप कहते हो कि हम अल्पसंख्यक हैं, आप लोग 131 लोग हो, 131 हो, आप अपने को अल्पसंख्यक बता रहे हो। मैंने कहा कांग्रेस में कितने एमपी हैं? कांग्रेस में 44 एमपी हैं। उन्होंने पूरी संसद की नाकों में दम नाकों से जवाब दिए। आप 131 होके हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हो। और इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट अपनी पार्टी के लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। ये पूर्णा पैठ का दुष्परिणाम है, उसके हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यही कहना है, लास्ट में अपनी बात समाप्त करते हुए, कि जब तक हम सामाजिक आधार पर अपने आंदोलन को मजबूत नहीं करेंगे,
गैर राजनीतिक आधार पर राजनेताओं की ओर देखना जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत अच्छा, आज जितनी दशा आपके आंदोलन की खराब है उसी के साथ एक अच्छा समीकरण भी बन रहा है कि इस व्यवस्था से सबसे अधिक पीड़ित अगर दलित है तो इस समय मुस्लिम भी है। गाय के नाम पर, गाय के मांस के नाम पर जहां एक वो मुस्लिम को निशाना बनाया जाता है वहीं दलित को बनाया जाता है, और इसलिए दलित मुस्लिम एकता की समीकरण की चर्चा करने लगे। होना तो ये चाहिए कि दलित मुस्लिम ओबीसी सब एक हों, लेकिन मैं कहता हूं अगर दलित और मुस्लिम भी एक होता है और बाद में तीसरा कोना ओबीसी का भी आ जाता है तो हमारे 85% की कल्पना जो है सैद्धांतिक आधार पे पूरी होगी और उसके बाद हमारे और कोई आम नहीं होगा। अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली में वो जमायत उलमा के अरशद मदनी साहब हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, मैं मिला, बातचीत की थी। मैं क्या था उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वहां पर बात करी मैंने, और मैं लखनऊ में भी कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात किया और शाहजहांपुर में तो मुस्लिम समाज के लोग के साथ अक्सर उठता ही बैठता रहता हूं। सबका दर्द जो मुझे समझ में आया वो यही है, वो लोग कहते हैं कि साहब कुछ भरोसा नहीं, अब तो मुंह से बोलना ही बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कब क्या कहते हैं, हमें देशद्रोही बता के जो है सजा दे दी जाए। तो देश की हालत बहुत खराब है, जितनी खराब मुस्लिम के लिए है उतनी खराब दलितों के लिए भी, उतनी खराब ओबीसी के लिए भी है। ओबीसी ये ना सोचे कि उनके लिए अच्छी है, क्योंकि पहले निशाना तो दलित को बनाया जाएगा, तो दलित मर जाएगा तभी ओबीसी के ऊपर अटैक होगा। और अगर आरक्षण नहीं रहा और इस देश में मनुस्मृति फिर से लागू हो गई तो फिर तो दलित ओबीसी दोनों पिटेंगे। तो इसलिए ये समय आ गया है कि हमें अब उठकर खड़ा होना चाहिए, वरना जैसा कि सुरेश कठेरिया ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, अगर हम इसी प्रकार से आपस में लड़ते रहे और उन्हीं ताकतों को मजबूत करने के लिए अपना ताकत लगाते रहे, अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे, जिनके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया था, और उनके उस लोग हमने बातों में या उनके कुछ कामों में हम आकर उनको मजबूत करने में लगे रहे कि देखिए बाबा साहब आज उन्होंने ये सम्मान दे दिया, ये सम्मान दे दिया, इसको मेमोरियल को तीर्थ स्थल बना दिया, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि अभी तो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है, हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश के भी हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति लगे, हो सकता है कि हर चौराहे पे मनु की मूर्ति लगे और मनु का ही संविधान इस देश में लागू हो, और फिर आप सोचिएगा इस आप लोगों का क्या होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या होगा। हो सकता है हम लोग इस देश उस समय इस बात को आने में हम लोग जिंदा ना रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, क्या भविष्य होगा अगर ये लोग इतने मजबूत हो गए। इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। अल्लामा इकबाल की 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वतन की फिक्र कर नाना, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, अरे अभी भी न संभले तो मिट जाओगे, अभी न संभले तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी ने विस्तार से समाज के दर्द को आपके सामने रखा। पावन स्मरण करते हुए बाबा साहब और ज्योतिबा फुले